माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्टोरल रिफॉर्म पर माननीय अमित शाह जी ने जो लोकसभा में भाषण दिया, मैं वहीं से शुरू करूंगा और अंत भी वहीं से करूंगा। राहुल जी के जितने भी सुझाव थे, जो उनके बिंदु थे, उसका एक भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। डिजिटल You continue, please. डिजिटल मशीन रीडेबल पारदर्शी वोटर रोल होना चाहिए, इसमें क्या आपत्तिजनक थी? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईवीएम के आर्किटेक्चर की अब ट्रांसपेरेंट ऑडिट होना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? कोई जवाब नहीं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने और करने पर कोई जवाब नहीं। माननीय इसी संसद सदस्य, एक भूतपूर्व संसद सदस्य ने दिल्ली में भी वोट डाला और बिहार में वोट डाल दिया एक साल में, उस पर कोई जवाब नहीं। सीजेआई के चयन प्रक्रिया के बारे में कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की इम्यूनिटी के उस बिंदु पर कोई जवाब नहीं। सीसीटीवी फुटेज न देने के बहाना मना लिया, उस पर कोई जवाब नहीं। और आखिर में उन्होंने कहा कि मैंने रात को भाषण देने के पहले एक रात को मैंने माननीय चुनाव आयोग से पूछा, तुम्हारे पास कोई सुझाव आया कि नहीं आया? उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2025 तक हमें न किसी पार्टी ने सुझाव दिया, ना कोई प्रस्ताव आया। माननीय सभापति जी, मैंने माननीय सभा हमारे अध्यक्ष जी को 21 पत्र वो की प्रति भी दे रहा हूं, जो सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस के जस्टिस लोकुर के द्वारा 21 पिटीशंस दिए गए चुनाव आयोग को, उनको एक्नॉलेजमेंट तक नहीं हुआ। मैंने खुद ने 24 सितंबर 2023 को माननीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा, उसका भी उल्लेख मैं यहां पे दे रहा हूं। तो आपकी इजाजत से मैं सारे ये पत्र जो हैं, जो माननीय चुनाव आयोग को लिखे गए थे, लेकिन माननीय चुनाव आयोग ने माननीय गृह मंत्री जी को गुमराह करके गलत बयानी करवाई, हमें इस बात की आपत्ति है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपकी इजाजत से मैं सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, या तो एक संवैधानिक हमारे चुनाव आयोग माननीय गृह मंत्री जी को गुमराह कर रहा है, या माननीय गृह मंत्री जी हम लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं तो माननीय सभापति जी आपसे इजाजत चाहूंगा, मेरी पार्टी से इजाजत चाहूंगा कि माननीय चुनाव आयोग ने अगर गृह मंत्री जी गुमराह किया तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और यदि माननीय गृह मंत्री जी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो उन पर भी आपत्ति होना, हमें कार्रवाई होना चाहिए। माननीय, मैं तो यहां तक कहता हूं, इंडिया अलायंस के सारे लोगों ने मिलने का समय मांगा चुनाव आयोग से। नीतीश कुमार भी थे उसमें नीतीश कुमार जी के भी दस्तखत थे, जहां साहब नहीं है यहां पर मौजूद, लेकिन उनका समय देने के बजाय पावती तक नहीं मिली हम लोगों को। मैंने खुद ने वहां पहुंचाई थी वो चिट्ठी। ये सब काम चालू हुआ है माननीय राजीव कुमार जी के चुनाव आयुक्त बनने के बाद, ये सारा चालू हुआ। नहीं तो पहले तो जब भी हम समय मांगते तो हमको चुनाव आयोग से कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव आयोग यही नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, इस देश में 2014 के बाद जितनी भी संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं, उन पर एक निश्चित विचारधारा के लोगों को बिठाया जा रहा है, वो योग्य हो या अयोग्य हो, और उनको उनके माध्यम से वे यहां पर, मेरा यह आरोप है माननीय सभापति जी, फासिस्ट डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी।
और ये उदाहरण है, हिटलर भी चुनाव जीत के आए थे, मुसोलिनी भी चुनाव जीत के आए थे, लेकिन अंत में सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर कर उन्होंने फासिस्ट डिक्टेटरशिप कायम की। जो रास्ता आज हम देख रहे हैं भारत में, वही उसी तरफ इंगित करता है माननीय सभापति। आज रशिया भी कहता है, पुतिन भी कहते हैं कि मैं चुनाव जीत के आता हूं। नॉर्थ कोरिया के हमारे वो भी कहते हैं कि हम चुनाव जीत के आता हूं। इसी प्रकार के चुनाव यहां हो रहे हैं सभापति जी। मुझे भी 50 साल हो गए राजनीति में, किसी भी चुनाव में किसी राजनीतिक दल के 94% स्ट्राइक रेट अभी हमने तो देखी नहीं। ये कहां से हो गया? अब वोटर लिस्ट के बारे में किसी भी सफल लोकतंत्री व्यवस्था के लिए, निष्पक्ष चुनाव होने के लिए फुल प्रूफ मतदाता सूची होना चाहिए। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 324 भी यही जवाबदारी इलेक्शन कमीशन को देता है कि चुनाव आयोग की जवाबदारी है कि हर नागरिक का वो वोट मतदाता सूची में शामिल करे, और यही होता है अभी तक। अभी तक तो बूथ लेवल ऑफिसर हमारे घर आता था, फॉर्म वो भरता था, हम नहीं भरते थे, और वही हमारे नाम जोड़ता था। अब ये एसआईआर कहां से आ गया? हमसे नागरिकता के प्रश्न पूछा जा रहा है, हमारे दादा बाप दादा का पूछा जा रहा है कि इनका मतदाता सूची में नाम था कि नहीं था। अरे कई हमारे ऐसे परिवार है जिन्होंने मैट्रिकुलेशन नहीं किया, ना उनके बाप ने किया, ना दादा ने किया, उनसे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। क्या ये उसकी नागरिकता का चयन हो रहा है या मतदाता की सूची बन रही है? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि Just 1 second. You refer to the name of a specific person who is not a member of this house. ओके फाइन, राजीव कुमार सर, पूर्व चुनाव आयोग, brought it to your notice. That's all. इनके पहले के पूर्व के चुनाव आयोग एक्सेप्टेड सर। समरी रिवीजन का जो इशू है, ये भी मैं समझता हूं इसकी आवश्यकता नहीं है। जब हर साल माननीय चुनाव आयोग एक साल में 4 बार समरी रिवीजन करता है, तो फिर एसआईआर की आवश्यकता क्या है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब ये एसआईआर का निर्णय भी किसने लिया ये भी मालूम नहीं है। इसके 2 आरटीआई लगे। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत 30951, 30952। अंजलि भारद्वाज हमारा एक सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है, उन्होंने आरटीआई लगाए। एक आरटीआई लगाया कि भाई 2025 का एसआईआर पूरे प्रांतों में करा जा रहा है, उसका कोई फाइल पर आदेश हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन उसका जवाब क्या आया सीपीओ का, उनका जो अफसर होते हैं इलेक्शन कमीशन के, कि इस प्रकार का कोई हमारे पास फाइल पर आदेश नहीं है एसआईआर 2025 कराने का। फिर उनका दूसरा था, आपने बिहार में एसआईआर कराने का निर्णय जब लिया तो क्या उसमें आपने कोई इसमें आदेश किया है? फाइल पर कोई आदेश नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब वोट चोरी की बात है, वोट चोरी की बात सामने है, चारों तरफ हमको देख ही रहे। कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र में अनेक प्रमाण राहुल गांधी जी ने दिए। अब यह भी एक चिंता का विषय है कि एक व्यक्ति के 3-3, 4-4 जगह 25-25, 50-50 जगह नाम जुड़े हुए हैं। बड़ी आसानी से डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग से आप 1 मिनट में सारे नाम पता लगा ले। लेकिन जब ये बात सामने आई तो माननीय चुनाव आयोग को संज्ञान में लेने के बजाय उन्होंने डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना ही बंद कर दिया। आखिर ये पक्षपात नहीं तो और क्या है माननीय सभापति महोदय? मैं सुझाव देना चाहता हूं। अभी तो क्या है कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद वोटर लिस्ट उम्मीदवार को दी जाती है, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन अलग लिस्ट दी जाती है, जिसको वोटर लिस्ट के अलग मिलती है, जबकि उसके बीच में उस पीरियड में डिलीशन और एडिशन का अधिकार क्यों आपने दिया हुआ है? जिस दिन आपका ये कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसी दिन उसको फ्रीज कर देना चाहिए, मेरा सुझाव है।
मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट काहे के लिए करते हैं आप? मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का हर पहलू पर आप पक्षपात कर रहे हैं। अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी, उनका नाम तो मैं ले सकता हूं ना, प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में वोट का कहते हैं, कर्नाटक के मतदाता भाइयों और बहनों, बजरंगबली का नाम लो और भाजपा को बटन दबा दो। ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में पूरी सब आता है कि नहीं आता है? आप बताइए। दूसरा, हर भाषण में मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, क्या मॉडल ऑफ कंडक्ट में नहीं आता? क्या सेक्शन 123, 125 रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का उल्लंघन नहीं है? पुलवामा के शहीदों से, युवकों से वोट मांग रहे हैं राजस्थान में और उनको नोटिस तक नहीं दिया गया। ये क्या पक्षपात नहीं है? अब पक्षपात दल बदल हुआ महाराष्ट्र में। सामान्य तौर पर जब भी पार्टी का विभाजन होता है तो उस पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर शिवसेना का चुनाव चिन्ह शिंदे जी को दे दिया और एनसीपी का चुनाव चिन्ह अजीत पवार साहब को दे दिया। क्या ये पक्षपात नहीं है? आखिर ये अशोक लवासा ने एक डिसेंट नोट लगाया, उनके खिलाफ छापे पड़ गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसी प्रकार से जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर की योजना के बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। दौरान चुनाव के तेलंगाना, तमिलनाडु में तो चुनाव आयोग ने रोक दिए, लेकिन बिहार में उन्होंने तो यहां तक भी इस बार इतने लोगों को 10 लाख, इतने 10 लाख, इतने लोगों को इस तरह से बांटा है हर वोटिंग के दिन तक। इसमें पूरा इस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ, अरे हमारे विधायकों को तोड़ तोड़कर उन्होंने सरकारें बना ली, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हुआ। मेरा सुझाव माननीय सभापति जी, जो पार्टी से डिफेक्ट करके जाता है उसको 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से उसको रोका जाए। मैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात करता हूं। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज 2763 है। क्या मजाक बना रखा है? इसको कठोरता से काम करना चाहिए, इसको नहीं रिकॉग्निशन का। मनी पावर, अब मनी पावर का तो हद हो गई है। आप जिस प्रकार से मनी पावर का उपयोग हो रहा है, हम पर झूठ पे वो बात करने की हमको बाध्यता कर पड़ता है। कौन से लोकसभा चुनाव 70 लाख में पूरा हो जाता है? हर मत, जहां तक कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को भी झूठा प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि उनका चुनाव खर्च केवल 70 लाख रुपए में हुआ है। इस पर जो सीलिंग है उसको हटाया जाना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि इस पर सुपर रिच पर टैक्स लगाए जाने की आवश्यकता है और नेशनल इलेक्शन फंड की जरूरत है, जिसका कि बंटवारा जितना परसेंटेज ऑफ वोट जिसके पास आया उसके हिसाब से वितरण कर दिया जाना चाहिए। माननीय ईवीएम के बारे में मैं शुरू से कहता आया हूं और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं बैलेट पेपर के पक्ष में हूं, लेकिन साथ में अगर बैलेट पेपर से इतना ही विरोध है और ईवीएम से माननीय नरेंद्र मोदी जी को इतना ही प्रेम है, तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप वीवीपैट की स्लिप और ये हमारे तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल की बात है, उसमें उनका निर्णय था कि इट इज टू बी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वोटर। अब आप हमको 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं, कोई लोग देख पाते हैं, कोई लोग नहीं देख पाते हैं। अरे उस वीवीपैट स्लिप को आप डब्बे में गिराते हैं, अरे हमारे हाथ में दे दीजिए, हम हाथ में उसको फोल्ड करके डब्बे में डाल देंगे, उसकी काउंटिंग होना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति होना चाहिए? नीतीश कुमार जी ने खुद ने मांगा है इसको। इसी के साथ साथ आप 100% काउंटिंग होना चाहिए। गलत बात कहते हैं कि इसमें बहुत समय लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। मैंने तो माननीय सभापति जी स्टॉप वॉच से देखा है कि एक जो आखिरी 5 वोट जो बूथ पर काउंटिंग होता है, स्ट्रांग रूम से निकल के काउंटिंग टेबल और काउंटिंग टेबल स्ट्रांग जाने में 47 मिनट लगते हैं। अगर आप ये कहां लिखा हुआ कि 15 टेबल की काउंटिंग होना चाहिए, 50 टेबल कर दीजिए, आप 7 राउंड के अंदर सारा पूरा हो जाएगा, 7 घंटे के अंदर पूरी आपकी काउंटिंग पूरा हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का अपमान है। ये भारत विविधता में एकता, ये भारत की शक्ति है।
और वन नेशन वन इलेक्शन से आप उसको तबाह करने जा रहे हैं और ये फासिस्ट डिक्टेटरशिप का एक रास्ता खोल रहे हैं। मैं डिलिमिटेशन के बारे में भी कहना चाहता हूं, मैं डिलिमिटेशन के बारे में भी कहना चाहता हूं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो जनसंख्या अनुपात में फर्क है उस पर हमको उसके आधार पर नहीं होना चाहिए। डिलिमिटेशन जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए। मौजूदा अनुपात जो दक्षिण भारत की सीट से और उत्तर भारत की सीट से उस अनुपात से ही डिलिमिटेशन होना चाहिए। अंत में माननीय सभापति महोदय, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मैं माननीय अमित शाह जी के भाषण से समाप्त करूंगा, इसलिए मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए। वैसे मेरे पास अभी 1.5 मिनट है। पहली बात तो यह है कि आरएसएस एनजीओ पंजीकृत है कि नहीं है? नहीं है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से कह रहे हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा लोकप्रिय एनजीओ आरएसएस है। उस पर कोई कानून लागू नहीं होता, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता क्योंकि पंजीकृत नहीं है, ना तो उसकी सदस्यता है, ना खाता है। अरे गुरु तक, अरे ये तो बात वही हो गई, ना खाता ना बही। जो मोदी जी कहे वही सही, अमित शाह जी कहे वही सही। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उनकी गुरु दक्षिणा आती है करोड़ों रुपए में, आती है कि नहीं आती है? घनश्याम तिवारी जी आप बताइए, आप देते हैं? हाँ। अरे वो किस खाते में जाती है तिवारी जी? अरे वो गुरु दक्षिणा जाती किस खाते में, कभी पूछा आपने? उस खाते में तो बता दीजिए। अंत में माननीय अध्यक्ष सभापति जी, उन्होंने कहा था कि हाँ, गर्व से हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं, और उन्होंने खुद के लिए कहा कि वे भी 10 साल की उम्र से शाखाओं में जाते थे। मेरे भी मित्र लोग हैं सभापति जी, आरएसएस में कई लोग हैं। मैंने पता लगाया, मैंने जानकारी ली कि अमित शाह जी कभी आरएसएस में रहे कि नहीं रहे? सबने कहा कभी आरएसएस में रहे ही नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। इसलिए नादर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। The other side is saying please authenticate it. So authenticate. I will authenticate. Right. He's Sir, saying I am he'll authenticate. authenticating. Let's I am conclude. authenticating. Let's I will conclude. authenticate. अमित शाह जी, अगर अमित शाह जी यहाँ खड़े होकर, One second, अमित शाह Honorable जी यहाँ खड़े होकर, Minister. Honorable Minister. Yes. एक मिनट सर, एक मिनट। एक मिनट, Honorable Minister. सभापति जी, गृह मंत्री जी लोकसभा में इस इलेक्शन रिफॉर्म की चर्चा का जवाब देते समय उन्होंने ये कहा, ये एकदम असत्य बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं 10 साल की उम्र से एक नारा लगाता आया हूं कि गली गली में नहीं, गली की गलियां सुनी है, शहर की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, ये नारे लगाता है। ये कहा था, ये तो कहा ही नहीं था जो ये कह रहे हैं। ये असत्य बोल रहे हैं। और आरएसएस का मैं हूं, इसका मुझे गर्व है, ये कहा। Okay, please conclude. Please conclude. शहर की गलियां सुनी है और इंदिरा गांधी खूनी है, ये नारे लगाए अमित शाह जी ने कहा। मैं 10 साल की उम्र से लगा रहा हूं। Please conclude. Please conclude. उन्होंने आरएसएस में अमित शाह जी रहे कि नहीं रहे उस पर कोई अपनी बात नहीं की, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को, यहां अगर वो खड़े होकर जो आरएसएस की प्रार्थना सभा है, Please conclude. Please conclude. Please conclude. We are not going anywhere with this. We're not going जाऊंगा। anywhere with this. सर, अंत में मैं आपसे Please कहना चाहता conclude. हूं। He's concluding. I'm concluding. Sir, I'm I'll come to you. I'll concluding. come to you. Sir, I'm Please concluding, sir. conclude. Please conclude. Sir, I'm coming to you. I'm coming to you. Please conclude. Honorable member, please conclude. Sir, I'm concluding. Yes. Thank you. Yes, please. Honorable Minister. Everybody, सब लोग बैठ जाए. Honorable Minister. जो Everybody एक बार sit down, भी Honorable आरएसएस Minister. की शाखा में जाता है और ध्वज प्रणाम कर लेता है, वो आरएसएस का सदस्य होता है। यही उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस का सदस्य हूं, यही कहा उन्होंने। Thank you. We move on. You have concluded. सर, एक हम बचपन में कथा सुना करते थे कि एक राक्षस हुआ करता था
उस राक्षस की जान प्राण जो है एक तोते में रहा करती थी, अब वो तोता कर प्राण में, राक्षस का प्राण तोते में रहता था। माननीय सभापति महोदय, ये भाजपा के प्राण भी ईवीएम में है। धन्यवाद। Thank you.